न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जो सिर्फ 23 साल जिया, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है। तो चलिए आज बात करते हैं उस शहीद की जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगाया ताकि आजादी की लौ हमेशा जलती रहे। ये शब्द सिर्फ एक कोट नहीं है, ये तो शहीद आजम भगत सिंह की पूरी जिंदगी का फलसफा थे। उनका पूरा जीवन इसी एक बात पर टिका था कि एक ऐसी जिंदगी जी जाए जो वाकई में मायने रखती हो, भले ही वो चंद सालों की ही क्यों ना हो। हाँ, सिर्फ 23 साल। जरा सोचिए, इस उम्र में जब ज्यादातर लोग अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, तब भगत सिंह ने देश के लिए अपना आज और अपना कल सब कुछ कुर्बान कर दिया था। और उनकी यही कम उम्र उनके बलिदान को और भी कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर कौन था वो नौजवान जिसकी शहादत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही मोड़ दी? कैसे एक आम सा लड़का भारत का सबसे बड़ा और सबसे चहेता क्रांतिकारी बन गया? भगत सिंह के क्रांतिकारी बनने की कहानी असल में उनके बचपन से ही शुरू हो जाती है। वो पैदा ही एक ऐसे परिवार में हुए थे जहां देश की आज़ादी की लौ हमेशा से जल रही थी। तो 1907 में एक सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। घर में बचपन से ही देशभक्ति का माहौल देखा। लेकिन जब वो सिर्फ 12 साल के थे, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार। जब 12 साल के भगत सिंह को इस बारे में पता चला तो वो स्कूल से भागे और कई मील पैदल चलकर उस जगह पहुंचे। कहते हैं कि उन्होंने वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरा और उसी पल कसम खाई कि वो हर एक बेगुनाह के खून का बदला लेकर रहेंगे। देखिए, शुरू में तो भगत सिंह गांधी जी के असहयोग आंदोलन से काफी प्रभावित थे, लेकिन जब चौरी चौरा की घटना हुई और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो उन्हें बहुत निराशा हुई। उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि क्या सिर्फ अहिंसा के रास्ते से आज़ादी मिल सकती है? और बस यहीं से उन्होंने क्रांति का एक नया और सीधा रास्ता अपनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, नहीं, वो एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे। उनकी लड़ाई सिर्फ बम और पिस्तौल से नहीं थी, बल्कि विचारों से थी। और उन्होंने अपनी विचारधारा को अपनी कलम और अपने कर्म दोनों से ताकत दी। मतलब उन्होंने एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक तरफ वो बलवंत नाम से लिखते थे, युवाओं को जगाते थे और नौजवान भारत सभा के जरिए उन्हें एक साथ ला रहे थे। और दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का हिस्सा बनकर सीधी कार्रवाई के लिए तैयार थे। और यहां सोशलिस्ट शब्द बहुत जरूरी है। उनका सपना सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारत बनाना था जो जमींदारों और पूंजीपतियों के शोषण से भी आज़ाद हो। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं जिन्होंने भगत सिंह का नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया। लेकिन यही वो घटनाएं थीं जो सीधे सीधे उनकी गिरफ्तारी और फिर उनकी शहादत की वजह बनी। हुआ ये कि 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। इसका जबरदस्त विरोध हुआ। लाहौर में इस विरोध की कमान संभाले हुए थे लाला लाजपत राय। वहां पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स स्कॉट ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज का आदेश दिया और इन्हीं चोटों की वजह से लाला जी की मौत हो गई। इस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के दिल में आग लगा दी। तो HSRA ने फैसला किया कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा, जेम्स स्कॉट को मारकर। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पहचान करने में हुई एक चूक की वजह से क्रांतिकारियों ने जेम्स स्कॉट की जगह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया। और इस एक गलती ने पूरा खेल बदल दिया। भगत सिंह को लाहौर छोड़कर अंडरग्राउंड होना पड़ा। सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह ने एक और भी ज्यादा साहसिक कदम उठाने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। लेकिन इसका मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था। इसका मकसद था सोई हुई ब्रिटिश हुकूमत को जगाना। उन्होंने जानबूझकर खाली बेंचों पर बम फेंके, पर्चे हवा में उछाले और वहीं खड़े होकर खुद को गिरफ्तार करवा लिया। यही वो लाइन थी जो उन पर्चों पर लिखी थी। ये साफ साफ दिखाता है कि उनका मकसद आतंक फैलाना नहीं, बल्कि अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचाना था। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि गिरफ्तारी के बाद जो अदालत की कार्रवाई होगी वही उनकी बात फैलाने का सबसे बड़ा मंच बनेगी। और जेल के अंदर भगत सिंह का संघर्ष रुका नहीं,
बल्कि सच तो ये है कि यहाँ उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसने उनकी विरासत को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। जेल पहुंचकर भगत सिंह ने देखा कि भारतीय और अंग्रेज कैदियों के साथ कितना भेदभाव होता है। भारतीयों को न अच्छा खाना मिलता था, न साफ सफाई की सुविधा थी और न ही कोई इज्जत। भगत सिंह ने इन हालात के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सभी कैदियों के लिए बराबरी की मांग की। अच्छा खाना, पढ़ने के लिए किताबें और सम्मानजनक व्यवहार, ये सब बुनियादी मानवाधिकार थे जिनकी वो मांग कर रहे थे। और जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो उन्होंने शुरू की एक भूख हड़ताल जो पूरे 116 दिनों तक चली। सोचिए, 116 दिन! ये उनके जबरदस्त इरादे का सबूत था। इसी हड़ताल के दौरान उनके साथी जतिंद्रनाथ दास ने 63वें दिन दम तोड़ दिया, लेकिन संघर्ष फिर भी जारी रहा। ब्रिटिश अदालत का फैसला तो जैसे पहले से ही लिखा हुआ था। सॉन्डर्स हत्याकांड के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन इस मुकदमे ने भगत सिंह को पूरे देश का हीरो बना दिया था। जेल से उनके लिखे खत और बयान अखबारों में छप रहे थे और पूरा देश उनकी बहादुरी का गवाह बन रहा था। 23 मार्च 1931 जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आया तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने शांति से किताब का वो पन्ना पूरा किया और फिर फांसी के तख्ते की ओर चल दिए। भगत सिंह ये जानते थे कि उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, और हुआ भी वही जैसा उन्होंने कहा था। उनकी मौत ने देश के नौजवानों के दिलों में क्रांति की एक ऐसी आग जलाई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। उनकी मौत ने आज़ादी के संघर्ष को एक नई रफ्तार दे दी। और यही सवाल भगत सिंह की विरासत को हमेशा जिंदा रखता है। अंग्रेजों ने एक शरीर को तो फांसी दे दी, लेकिन उनके विचार, उनका इंकलाब का नारा हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी इंसान को मारा जा सकता है, पर उसके विचार को कभी नहीं।